दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है साथ ही साथ में। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोसार E2E। इसका मतलब हो गया एंड टू एंड कम्युनिकेशन या एंड टू एंड सर्विस। आप इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसको कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी देखा जाता है और साथ ही साथ में इसको प्रोटेक्शन के फॉर्म में भी देखा जाता है। ठीक है, तो एंड टू एंड का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड का मतलब समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में मैं आपको बना के बताऊंगा कि जैसे दो ECU हैं, या हाँ, दो ECU 1 और ECU 2, जब ये दोनों आपस में बात करना चाहेंगे तो ये बात कैसे करेंगे? एक इनमें से सेंटर बनेगा, एक रिसीवर बनेगा। ये रिसीवर है और ये सेंडर है। ठीक है, इस केस में यहाँ से क्या होगा, रिसीवर अपना कम्युनिकेशन कैसे करेगा? रिसीवर से तो कम्युनिकेट नहीं होगा, रिसीवर रिसीव करेगा, तो सेंडर यहाँ से जानकारी भेजेगा। क्या जानकारी भेजेगा? जानकारी भेजेगा अपर। अब ये अलग अलग स्टैक से होते हुए जाएगा। क्या होता है कि यदि दो डिवाइस जब आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन तो वायर्ड दिखता है, लेकिन क्या होता है कि पहले वो एक या भी फिज़िकल लेयर से होते हुए निकलता है, उसके बाद फिर वो डेटा लिंक लेयर्स भी से होते हुए जाता है, फिर इस तरीके से अलग अलग लेयर से होते हुए प्रोसेस होता है। तो ये लेयर जो है आपको बेसिकली OSI मॉडल में या किसी भी तरह कम्युनिकेशन मॉडल में आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं अपने वीडियो के साथ आपको लिंक भी दे दूँगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि लेयर्स होती क्या। लेयर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है। होता क्या है कि जैसे कम्युनिकेशन होता है तो सबसे पहले वो अपर कम्युनिकेशन लेयर से होते हुए जाता है, लेयर से होते हुए जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑटोसार के हिसाब से उसका एंड टू एंड प्रोटेक्शन किया जाता है। E2E कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन किया जाता है। यही है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। और भी हैं, SWC भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं सेम चीज़ इसमें भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लिखूँगा नहीं, बाद में लिखूँगा। और प्रोटेक्शन होने के बाद क्या होता है कि वही चीज़ जो है अब फिर लोअर कम्युनिकेशन लेयर में जाती है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम बना के इन लोगों ने समझाया था। ये डायग्राम जो है ऑटोसार की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं बस आपको वही डायग्राम समझा रहा हूँ। ठीक है, और आपको इसके साथ लिंक भी भेज दूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, MCU हार्डवेयर पे जाता है और हार्डवेयर से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ेगा, या इस डिवाइस से सेंडर से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? ये रिसीवर की तरफ जाएगा। इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा। और जाएगा किसके थ्रू जाएगा? अब एक जाने के लिए भी क्या होगा, कम्युनिकेशन मीडियम होगा कोई। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम कुछ भी हो सकता है। जो कम्युनिकेशन मीडियम, अब मीडियम क्या हो सकता है? लैन के थ्रू जा सकता है, फ्लेक्सरे के थ्रू जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, किसी को भी मतलब जो भी ऑटोमोटिव में कम, ये जो तार थे ना, ये दो तार अभी किसके हैं? ये कैन का है, लिन का है, किसका है? जिसका भी होगा वो तार को दर्शा रहा है यहाँ पे। फिर क्या होगा, अब सेम चीज़ ही यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस तार के थ्रू कहाँ जाएगा? ECU के हार्डवेयर पे जाएगा, है ना, हार्डवेयर पे, या MCU कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर से वो होके कहाँ जाएगा? उस लोअर लेयर पे जाएगा ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद कहाँ जाएगा? फिर से इसको E2E प्रोटेक्शन दिया जाता है। E2E कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन जो होता है वो यहाँ पे होता है। इसके साथ ये फिर ये जाता है अपर कम्युनिकेशन लेयर पे, लेयर्स, और फिर ये रिसीवर को मिल जाएगा। और रिसीवर क्या करेगा? जो भी फ्रंट एंड होगा उस पर डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से ये क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर ने इंफॉर्मेशन भेजी और दूसरे सॉफ्टवेयर ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव करी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अपर लेयर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लोअर लेयर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मैं इस चीज़ को आपको बड़े आसान शब्दों में बताना चाहूँगा। क्या होता है कि जब जब दो डिवाइस आपस में ECU के ऑटोसार केस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एंड टू एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एंड टू एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एंड टू एंड प्रोटेक्शन क्यों
प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे कि पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी यदि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन फॉल्ट हुआ है या किसी भी तरह की इश्यूज़ आए हैं तो वो सारे इश्यूज़ को हम कवर कर लें या उस इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लें, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बहुत सारे रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है, और हम 3-4 वीडियो सिर्फ E2E पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। एंड टू एंड प्रोटेक्शन के बारे में अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जो हमने लेयर देखा था कि हायर लेयर E2E, लोअर लेयर, सेम ही यहाँ पे था हायर लेयर E2E, लोअर लेयर। तो क्या हो रहा था कि ये एक डब्बा है, ठीक है, या एक ECU है और ये एक ECU है। ये दोनों ECU आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, मान लिया कि कैन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि ये ECU कुछ सेंस कर रहा है या ये अपनी एल्गोरिथम्स चला रहा है। एक एल्गोरिथम ने बोला कि ये डेटा आया है, ये बहुत ज़रूरी डेटा है और ये डेटा आप किसी भी तरह से इस ECU को भेज दो, ठीक है। हमने इन ECU का नाम भी रख दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ से ये क्या होगी, अब ये क्या होगी, भेजने वाली कौन होगी, सेंडर हो जाएगी, और रिसीव करने वाले को क्या बोलेंगे, रिसीवर बोल देंगे, ठीक है। अब तो इस केस में यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे गई। उसके बाद अब हायर लेयर्स क्या होगी, जैसे कि मेरे को मालूम है। अब मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि जैसे कि एक SWC है, वो HTML बेस है, ठीक है। तो उसका जो फ्रंट एंड होगा वो HTML प्रोटोकॉल को फॉलो करता हुआ बनेगा। तो ये जो क्यों HTML में यहाँ इसको HTML क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है यूज़र भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए रहता है ना, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र को नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या नंबर आ रहा है हेक्साडेसिमल का, यूज़र नहीं समझ पाएगा। तो यदि ये यूज़र बेस्ड एप्लीकेशन है और इस तरह का कुछ इशू हो रहा है तो इस केस में ये एक पर्टिकुलर वो यूज़र फ्रेंडली GUI को यूज़ करके बनी हुई होगी। यदि ये यूज़र से रिलेटेड है भी नहीं तो भी क्या होगा, ये XML फॉर्मेट में डेटा रखेगी, है ना, या MSTP के फॉर्म में डेटा रखेगी, किसी भी तरह से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अब ये क्या, ये सारे जो प्रोटोकॉल है ना, ये अपर लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये क्या होगा, ये अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने को ट्रांसफ़र कितने में करनी है, बाइनरी में करनी है। तो बाइनरी में ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहले जो यूज़ किए जाते थे वो रैपर्स यूज़ किए जाते थे, E2E प्रोटेक्शन रैपर्स यूज़ किया था। अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा कि इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम XF यूज़ करेंगे। XF का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर्स, या मतलब कन्वर्टर कह लो, या इस तरीके से जो इसको चेंज करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इस इंफॉर्मेशन को। तो ये क्या कर रहा है कि ये E2E का कंपोनेंट आया, अब ये क्या कर रहा है, ये इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और उसके बाद ये इसको लोअर लेयर पे दे रहा है जो कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब जब ये चीज़ ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो अब ये इस फॉर्म में यहाँ से जाएगी। जब ये जाएगी तो ये यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब इसको तो इतना मालूम है कि कुछ पैटर्न आया है, जैसा भी पैटर्न आया उस पैटर्न को वो आगे फॉरवर्ड करेगा। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि इसके पास भी वही XF या ट्रांसफॉर्मर होगा जो कि प्रोटेक्शन को डिकोड करेगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी और फिर वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर की साइड में जाएगी। रिसीवर की तरफ आते आते वो या तो XML के फॉर्म में हो जाएगी या HTML के फॉर्म में हो जाएगी, या आपका रेस्टफुल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर के, उनके हिसाब से वो हो जाएगी। पहले क्या होता था, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत जगह आपको मिलेगी नहीं। E2E के केस में जो होते हैं वो प्रोटेक्शन जो होता है ये 2 तरीके से होता है। एक होता है E2E
प्रोटेक्शन रैपर और दूसरा होता है E2E ट्रांसफॉर्मर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इन दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इनके बारे में हम डिटेल में देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमको पता पड़ेगा। अब जनरली जो है आपको ऑटोसा रिकमेंड करता है कि आप E2E ट्रांसफार्मर यूज़ करो। उसके रैपर को ना यूज़ करने के पीछे कारण ये है कि आपको जो SWC से रिलेटेड जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बड़े चेंज करने पड़ते हैं। जबकि E2E ट्रांसफार्मर क्या बोलता है कि आप SWC से लेके दूसरे SWC तक जो कम्युनिकेशन है थ्रू ऑटोसा पूरा के पूरा प्रोटेक्टेड है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रहती हैं। और E2E ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, E2E प्रोटेक्शन के लिए मतलब इसके अलग से स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से किस किस तरीके की चीज़ों को इसमें कंसीडर किया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपका रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये इसमें कवर की जाती है ना। उसके बाद आपका आएगा मैस्क्वेंटरिंग, मैस्क्यूरेडिंग। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी नॉन ऑथोराइज इंफॉर्मेशन को या अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। कैसे? एज ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप ये कर लेते हो तो उसको बोलते हैं मैस्क्यूरेडिंग बोला जाता है इसको, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यदि अब दूसरी चीज़ें E2E प्रोटेक्शन के अंदर जो आती है वो आती है आपका जो इनकरेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो है इंसर्शन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इंसर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या बिट स्टफिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, या बिट स्टफिंग ही का ही कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बिट मैनिपुलेशन और बिट स्टफिंग। सो बिट स्टफिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक बिट स्ट्रीम चल रहा है, उसके बीच में आपने एक अपनी बिट डाल दी तो ये उसको करप्ट कर सकती है, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। वो सारे इश्यूज़ ये चेक करके यहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद आपकी डिले इन्फॉर्मेशन, टाइम पे इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी, नहीं आई, उसको कवर करना। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें कवर की जाती हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड इसके कारण होते हैं, है ना। इसके क्या क्या कारण होते हैं वो कारण भी हम देखेंगे। इसके जो मेजर कारण होते हैं वो होता है आपका जो सोर्सेज होती हैं इस तरह की फॉल्ट से रिलेटेड। जो E2E जिससे आपको प्रोटेक्ट करता है और इन्फॉर्म करता है, उसके जो सोर्सेज होते हैं ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं हार्डवेयर इश्यूज़। ठीक है, और उसके बाद होते हैं आपके ट्रांजिएंट इश्यूज़ का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कुछ, जैसे पानी बहुत तेज़ बरस गया, कोई वायर गिर गया, करोजन आ गया, कि कोई टक्कर के कारण कुछ और मतलब कंपोनेंट ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ें। हार्डवेयर इश्यूज जनरली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जनरली रैंडम हो सकते हैं। रैंडम हो सकते हैं या होते ही हैं। ठीक है, ये जो है ये जो इश्यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर वाले, ये सिस्टमेटिक होते हैं। इनको आपको जब डिज़ाइन टाइम में और टेस्टिंग टाइम पे इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हार्डवेयर के इश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। किसी तरह के फॉल्ट आपने स्किप तो नहीं कर दिया, आपने जब उसकी टेस्टिंग हुई थी तो दोनों को कंबाइनली उसको चेक किया था कि नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन सारे इश्यूज़ के जो इश्यूज़ हमने ऊपर डिस्कस करे, ये जो इश्यूज़ हैं ये इसके पीछे का कारण होते हैं ना। ये इश्यूज़ के सोर्सेज जो होते हैं वो ये सारे होते हैं। दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि बेसिकली E2E कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन
में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है। E2E में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ये अलाउ करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रोटेक्ट करेगा किससे, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एडिंग कंट्रोल डेटा, और साथ ही साथ में ये प्रोटेक्ट करता है रिसीविंग ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन अगेन बाय डेटा रिसीव, जो डेटा जो रिसीव होता है उसको जो है वो डिकोड करता है, डिकोड करेगा। जो CRC या इंक्रिप्शन टेक्निक होती है वो डिक्रिप्शन के सारे, यहाँ पर डिक्रिप्शन होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये जो है ये ऑथेंटिकेट करता है। जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो तो ये लिखा है कि वो इट प्रोवाइड्स द चेक रिजल्ट टू द रिसीवर, मतलब कि वो चेक करेगा कि जो रिसीवर की तरफ जो डेटा गया है वो वही, मतलब जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गई है कि नहीं गई है ना, और कि रिसीवर उसको सफिशेंटली उसने उसको हैंडल कर लिया है कि नहीं कर लिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताता है ना। हैंडल्ड, ये जो है ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है ना। और नोट, तो ये बेसिकली मेन चीज़ें थी है ना। तो E2E बेसिकली आप इस डायग्राम में भी देखेंगे ना, तो और ऊपर वाले डायग्राम में भी जो हमने देखा था, तो ये समझ में आ गया कि E2E बेसिकली क्या है, एक मिडिल वेयर है ना। तो ये मिडिल वेयर होता है और इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं, और हम देखेंगे अभी ट्रांसफॉर्मर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, वो अपने अगले वीडियो में हम एक बार और चेक करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।